गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर अपने नई वीडियो के साथ, जो कि हमारे क्लास 8th के साइंस की बुक से है, जिसका नेम है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये आपका चैप्टर 7 है। अब हम डिस्कस करेंगे इसको, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम समझेंगे। जो भी इस चैप्टर के बाद हमें सीखने को मिलेगा वही होगा हमारा लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम अगर मैं यहाँ पर आपको पहले बताऊँ तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम ये जान लेंगे कि क्यों प्लांट और एनिमल को कंजर्व करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद ज़रूर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको ये सुनने को मिल रहा होगा, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। तो आपने देखा यहाँ पर एक आपको मिला नेशनल पार्क सुनने को, एक मिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनने को, और एक मिला रिजर्व मतलब बायोस्फीयर रिजर्व सुनने को। ठीक है, ये तीनों की ज़रूरत क्या है? पहले मैं आपको बता दूं, जो काजीरंगा नेशनल पार्क और लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? हमारे इंडिया के आसाम डिस्ट्रिक्ट, आसाम में है। ठीक है, नौगांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आसाम में। तो कहना मतलब अगर हम स्टेट क्या है तो हम बोल सकते हैं कि आसाम में। ठीक है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं इसमें, आप बॉक्स में देख रहे होंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्या आप अभी बता पाओगे? चलो मैं बताता हूँ। देखो, इनको बनाने का पर्पज़ ये था कि जिस तरीके से धड़ल्ले से आज हम मॉडर्न युग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही हम क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे काट रहे हैं, ज़मीन जानवरों को मार रहे हैं। तो मतलब एनिमल और प्लांट को कहीं ना कहीं नुकसान दे करके हम तरक्की की राह पे निकल रहे हैं। तो इस तरीके से तो हमारा जो भी इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। और अगर किसी भी एक चीज़ को अगर नुकसान होता है तो उसका पूरा का पूरा फ़र्क पूरे इकोसिस्टम में पड़ता है। अगर आप प्लांट काटोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि प्लांट काटने के बाद आपको नुकसान नहीं हो, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको भी पड़ेगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए और उन्हें कंजर्व सुरक्षित रखने के लिए हमें ये पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इनकी ज़रूरत पड़ी। नहीं तो आपको पता ही है, आप न्यूज़ में भी पढ़ते रहते हैं। आज से अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करूं तो जो हाथी के जो दांत होते हैं वो कितने महंगे ऑर्नामेंट्स, थाउजेंड्स मिलियंस रुपीज़ में वो सेल होते हैं। तो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में लोग इन्हें मारा, उनके दांत निकालिए, सिर्फ दांत के लिए एक आपने हाथी को मार दिया। ठीक है, बाघ जो हमारे टाइगर्स जो रहते हैं, बंगाल टाइगर, इंडिया के टाइगर, आपने उसकी खाल के लिए बाघ को मार दिया। कस्तूरी मृग की कस्तूरी के लिए आपने हिरन को मार दिया। कहीं ना कहीं इसी तरीके से अगर हम उन्हें मारते रहेंगे तो क्या होगा? हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, उसका नुकसान हम सबको भरना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तो एक स्पेसीज, जो स्पेशल कोई भी एक स्पेसीज है, वो भी हमारे अर्थ से गायब हो जाएगी, है ना। तो हमें उनको बचाना है। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब आपको मिल गया होगा क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब बात हो रही है डिफॉरेस्टेशन की। तो डिफॉरेस्टेशन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नाम से ही लग रहा है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन, पेड़ पौधों का लगाना। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग, पेड़ पौधों का काटना। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमको दी जा रही है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन आज की डेट में सबसे बड़ा मेजर थ्रेट है। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। इसी से कई चीज़ें, कई नुकसान आ जा रहे हैं सिर्फ डिफॉरेस्टेशन से। ठीक है, द डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पज आर मेंशन बिलो। ठीक है, प्लांट को काटना और उस ज़मीन को किसी दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना। वो पर्पज़ क्या क्या हो सकते हैं? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, कृषि कल्टीवेट करने के लिए, फसलें उगाने के लिए पेड़ पौधे काट रहे हैं। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज बनाने के लिए हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। आपको पता है घर गाँव में भी पेड़ काट के लाते हैं, क्यों लेके आते हैं? जिससे कि उसकी लकड़ियों से खाना बनाया जाए, एज ए फ्यूल उसे यूज़ किया जाए। तो ये वो मेन कारण है जो फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को, पेड़ पौधों काटना। ठीक है, तो यहाँ से हम सीख गए कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलो, अब ये चीज़ तो क्लियर हो रही है।
अब जरा यहाँ देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। अगर हम इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, आपको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्या उसके नुकसान निकल के आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल। देखा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे फिर, है ना। पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, हम सांस नहीं ले पाएंगे। आगे देखो, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई जितना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उतना पॉल्यूशन। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोवर्ड। जो ग्राउंड वाटर है उसका भी लेवल क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। डाउन होना, जब तक पेड़ पौधे थे तो वो होल्ड करके रखते हैं वाटर को ऊपर अपर सरफेस में, आपको आसानी से इजीली अवेलेबल वाटर हो जाएगा। जब आपने पेड़ पौधे ही काट दिए तो वाटर का लेवल इतना डाउन हो गया है कि अब आपको बोरवेल से एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर गायब भी हो जाएगा उस जगह से, है ना। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। ये कहीं ना कहीं बैलेंस, प्रकृति के बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक दूसरे पे हम डिपेंड है। किसी भी एक चीज़ को नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं वो सब पर उस नुकसान का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो और भी चीज़ें हैं जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज कंट्रीज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। अगर जहाँ पेड़ पौधे नहीं है ना तो वहाँ रेनफॉल भी लेट आएगा, वहाँ बारिश नहीं होगी। ठीक है, और वहाँ की मिट्टी भी फर्टाइल नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी। वहाँ की मिट्टी, जैसे फॉरेस्टेशन जहाँ है वहाँ की मिट्टी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहती है। और जो डिफॉरेस्टेशन है, जहाँ पेड़ पौधे ही नहीं है, वहाँ की मिट्टी बिल्कुल बंजर, जैसे रेगिस्तान। ठीक है, मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ कैलेमिटी सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। वहाँ नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, आपदा भी आ सकती है, जैसे फ्लड, बाढ़, और ड्रॉट। ड्रॉट होता है सूखा पड़ना। ठीक है, समझे। ठीक है, अब आगे, द प्लांट नीड, ये वाला पैरा हम क्लियर कर लेते हैं। प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, प्लस सन लाइट, और हम क्या दे देते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज खाना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, इतना हमें पता है, लास्ट ईयर क्लास में क्लियर हो गया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट लाइन पढ़ो, fewer trees would mean that less CO2 will be used up resulting। कुछ इनमें से ऐसे नहीं कि सारे ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, कुछ बहुत लिटिल अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, है ना। तो बाकी की CO2 क्या होगा, इंक्रीज। क्या इंक्रीज, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और आजकल सबसे बड़ा चिंता का विषय, ये मेजर थ्रेट में आता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। दिस could cause drought। तो मैं अब आपको ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा डिटेल से बता दूँ। देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ। ये सनरेज आई तो सनरेज में से कुछ हार्मफुल रेज तो पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट, है ना, और विजिबल इंफ्रारेड रेज हमारी अर्थ के अंदर एंटर करती हैं। एंटर करने पे एक तरीके से ये बहुत हेल्पफुल रहती है। अब देखो बताता हूँ, CO2 यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में, CO2 इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो कैसे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही हैं, रात को इतनी ठंडी हो जाती है हमारी अर्थ कि बिल्कुल बर्फ का गोला बन जाएगा, समझे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट, मतलब सनलाइट को ट्रैप करके रात को भी हल्की गर्माहट हमें देती है ना। ठीक है, लेकिन सोचो, यही चीज़ अब वार्मिंग कैसे बन गई, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैप्ड होने लग गई है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में CO2 तब तो ठीक है, और जब अनलिमिटेड क्वांटिटी में CO2 तो बहुत ज़्यादा हीट का ट्रैप, और बहुत ज़्यादा हीट का ट्रैप तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि आजकल बहुत चिंता का विषय है। बर्फ़ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लोगों की ज़मीन कंट्रीज़ में
हजारों किलोमीटर की ज़मीन समुद्र में डूब जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी क्लास 8 के स्टैंडर्ड से सिर्फ इसको सुनना और समझना ही लिखने के उसमें हायर क्लासेस में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दी, समझ आया ना ग्लोबल वार्मिंग। चलिए आगे अगर हम बढ़ें, अच्छा ये ड्रॉट जो है मैंने आपको बता दिया, पानी सूखा जो पड़ता है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, रेनफॉल नहीं आ रहा टेम्परेचर बढ़ने से, तो पानी नहीं बरसेगा तो ज़मीन सूखी हो जाएगी, सूखा। ठीक है, तो ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, वहाँ कुछ भी फल, कुछ भी क्रॉप्स, फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं होता। इस कंडीशन में हम उसे बोलते हैं ड्रॉट, सूखा। ठीक है, नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल की प्रॉपर्टी, जैसे सॉइल अभी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है, तो जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल धीरे धीरे बंजर बनती चली जाएगी, वहाँ पे कुछ भी उपजाऊ नहीं होगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन वेजिटेशन। ठीक है, हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, पढ़ा था ना, सॉइल इरोजन कैसे ट्रीज बचाते हैं। जो ट्रीज की जो रूट्स रहती हैं वो सॉइल के पार्टिकल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं, जिससे कि बारिश का पानी आए तो मिट्टी नहीं बहती, और मिट्टी नहीं बहेगी तो पानी वहीं पे, वो भी पानी को रोकते हैं। अब जहाँ प्लांट नहीं है तो वहाँ रूट्स नहीं है, वो सही से होल्ड नहीं कर पाएंगे, जैसी बारिश आएगी पूरी की पूरी ज़मीन, पूरा पानी मिट्टी के साथ बह जाएगा, हो जाएगा। इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। Fewer trees result in more soil erosion. Removal of top layer of the soil expose the lower hard and rocky layer. टॉप लेयर ही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, उसी में ह्यूमस होती है, वही एक ट्रीज किसी स्पेशल क्रॉप्स को अच्छे से करने के लिए हमें हेल्प करती है। अब अगर वही बह जाएगी तो नीचे की लेयर तो क्या रहती है, हार्ड रॉकी रहती है, वो तो किसी काम की नहीं है, लेस ह्यूमस है, उसमें ह्यूमस भी नहीं है, और लेस फर्टाइल है, उसकी फर्टिलिटी भी नहीं है। तो इस तरीके से तो उसमें कुछ भी क्रॉप्स या कुछ भी प्लांट नहीं हो सकते। और जब ऐसा हो जाएगा तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान बन जाएगा, समझे। तो अभी हमने यहाँ से 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। और क्या क्या देखो, कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए हमने। अगले पैरा में देखो, डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये मैंने आपको बताया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस, वो भी कम हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड, तो वहाँ बाढ़ आने के आसार बढ़ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ दिए। अब हम पढ़ते हैं कि हम कैसे कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है 7.3, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अभी आपने देखा ना, डिफॉरेस्टेशन से कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम हो सकते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट को कम करें। तो ये अब हम आगे पढ़ेंगे, और यही चीज़ हम सीखेंगे कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले एक चीज़ आप समझ लो कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी refer to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relation with the environment। समझ गए, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में अगर मैं नॉर्मल में बोलूँ तो एक वो एरिया जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे की नीड को फुलफिल करते हैं और इन्वायरमेंट के बैलेंस को बनाए रखते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक सिलेक्टेड प्लेस की बात हो रही है, पंचमढ़ी। ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, he knows that the plant and animal found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghat। ठीक है, Professor Ahmed believed that biodiversity found here is unique. He requested Madhvi, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve। एक बायोस्फीयर रिजर्व की यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे भी प्लांट है, जो और जगह भी वहाँ से रिलेटेड कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि लोअर हिमालय, वेस्टर्न घाट, अपर हिमालय में मिलते हैं।
यही प्लांट को पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में भी बड़े प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसका मकसद क्या है ये हमें बताया जा रहा है। तो ये एक सोसाइटी और गवर्नमेंट का एफर्ट्स होता है कि इन प्लांट को और एनिमल को सुरक्षित रखा जाए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिससे इन्वायरमेंट का बैलेंस बना रहे। ठीक है, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्स आ रहा है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया कितने टाइप से हो सकते हैं। 3 टाइप के मेनली हम डिसाइड करते हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये 3 है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे जो भी जानवर वहाँ पर रह रहे हैं उनको कोई भी जा कर के परेशान नहीं कर सकता, वहाँ मकान नहीं बना सकता, या उनको मार नहीं सकता, उन्हें भगा नहीं सकता, या उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। ऐसे एरियाज गवर्नमेंट उसको जोन बना देती कि भैया ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर हमारा आना प्रतिबंध है, नहीं जा सकते हम, ये सिर्फ जानवरों के लिए। अब ऐसे थोड़ी कि हम उनको मारते जाएं, पेड़ काटते जाएं, बनाते जाएं, इस तरीके से तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है गवर्नमेंट का, ये करना बहुत ज़रूरी था। नेशनल पार्क क्या है? एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ जिससे कि हम किस किस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, जानवरों को। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये लार्ज एरियाज में होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में। वो जो ऊपर के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ है उनसे थोड़ा कम होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व में देखो सारी के सारी कैटेगरी आ जाती हैं। प्लांट को भी हमने कंजर्व करना है, एनिमल को भी, और वहाँ जो ट्राइबल्स जैसे कि आदिवासी रहते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब हम मॉडर्न हो गए तो वहाँ उन पे देख करके हम बोले कि आदिवासी इनको भी मॉडर्न बना देते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं उनको डिस्टर्ब मत करो, वो जैसे हैं, अगर वो नहीं चाहते अपनी संस्कृति छोड़ना, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। अगर ऐसा किया तो आपको इंडियन पैनल कोड के तहत आप सजा के हकदार हो जाओगे। अगर वहाँ किसी ने नुकसान करा, उन्हें भगाया या कुछ भी, मतलब वहाँ पे आप ऐसे निर्माण नहीं कर सकते, फैक्ट्री बना दी, उनको बोल दिया जी ये करना, नहीं, उनको अनडिस्टर्ब रखो। तो इतने सारे एरियाज आ गए, इसलिए ऑब्वियस ये कि बायोस्फीयर रिजर्व अपने में लार्ज एरिया कवर करता है। समझ में आ गए? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर में से, ये तो ज़रूर आना चाहिए। आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं किस किस तरीके से हम कर सकते हैं कंजर्व, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व द एरिया मीन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी से मतलब जो वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है कि कोई चीज़ वहीं पे ही पनप रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई अगर बाग है तो जरूरी नहीं कि बाग आपको हर जगह मिले, ये उसी इलाके पर्टिकुलर एरिया में ही वो बाग है। हिम तेंदुए, बर्फ़ वाले पेंगुइन्स बर्फ़ में है तो वहीं पर्टिकुलर, तो उनको आपने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि दूसरे इलाके में उनकी वो नहीं पनप सकते। तो ये हो जाती है उनकी बायोडाइवर्सिटी, जो पर्टिकुलर एरियाज में डिपेंड रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरियाज में। ठीक है, द बायोस्फीयर रिजर्व help to maintain the biodiversity and culture of that areas. A biosphere reserve may also contain other protected area in it. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता दिए कि बहुत ज़्यादा एरिया आता है। नीचे हम एक नेशनल पार्क का नाम ले रहे हैं, सतपुड़ा, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी, सब मध्य प्रदेश में आपके। ठीक है, ये टेबल आपके लिए है। जैसे कि हम हैं उत्तराखंड में, तो अब आपका काम है कि पता लगाना कि हमारे उत्तराखंड में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व किस किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ। तो मैं आपको जनरल हिंट दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि छोटा राज्य है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। इतना बड़ा 2-4 ज़्यादा नहीं हो सकते ना, एरिया वाइज छोटा है उत्तराखंड। और 6 नेशनल पार्क हैं और 8 के अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, ये आंकड़ा आप देख लेना, फ्लक्चुएट भी हो सकता है। तो जैसे नेशनल पार्क में बोलूँ तो जैसे कि राजा जी नेशनल पार्क आ गया हमारे पास, कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, हम तो घूमने भी जाते हैं वहाँ पे, आप भी गए होंगे राजा जी नेशनल पार्क। ये आ गया आपके पास कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और वैली ऑफ फ्लावर, ये तो इतना फेमस है। ठीक है ना, वैली ऑफ फ्लावर जिसको हम बोलते हैं फूलों की घाटी।
तो ये सारे के सारे ऐसे ही और भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, ठीक है। इनमें जैसे गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, और भी है। बायोस्फीयर में है नंदा देवी बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर। ये सारे के सारे हमने स्टेट वाइज भी ये करना पड़ता है कि आपने अपने स्टेट में कितना एरिया फॉरेस्ट के लिए रिजर्व करा है भाई। तो ये हमारे एरियाज है, ठीक है, ये आप इसे फिल कर दो। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरा एंड फाउना की बात हो रही है। फ्लोरा फाउना क्या है इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। आपको फ्लोरा आप याद करना, फ्लोरा मतलब एल आ गया प्लांट, फाउना एन आ गया एनिमल। ये पर्टिकुलर प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर एनिमल की बात कर रहे हैं, स्पीसीज। तो देखो, typically belong to the particular area, the plant and the animal found in particular area term as flora and fauna। तो समझ गए, फ्लोरा फाउना क्या है, उस एरिया में जो प्लांट मिल रहे हैं उनको हम फ्लोरा कह देते हैं, और जो फाउना है वो जो एनिमल्स रहते हैं। इस पिक में आप देखो कुछ दिखाया जा रहा है जानवर, जैसे कि साल हो गया, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फंस और फ्लोरा। जितने भी पेड़ की प्रजातियां हैं, पेड़ के नेम और सब फ्लोरा के अंडर आ गए, है ना। अब जैसे देखो चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एक्सेट्रा, ये सब किसके अंडर आ गए, किसके अंडर आ गए, फाउना। जानवर सारे फाउना के अंदर और प्लांट सारे फ्लोरा के अंदर। तो क्लियर हो गया ना फ्लोरा फाउना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दे रखे हैं, देखो जैसे कि ये जो पेड़ हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे, फ्लोरा के अंदर, और जो प्लांट है वो किसके अंदर आ जाएंगे, फाउना के अंदर। अब हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या है पहले इनको समझते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, देखो दोनों कंसीडर हो रहे हैं इसके अंदर, प्लांट भी एनिमल भी, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये वो प्लांट और वो एनिमल हैं जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, बाकी जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, मतलब कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। ये एक पर्टिकुलर छोटे स्तर पे भी हो सकते हैं जोन में, स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं और कंट्री लेवल पे मिल सकते हैं। कि मतलब कोई ऐसा जानवर होगा जो सिर्फ भारत पे ही मिलता हो, या कोई ऐसा पक्षी होगा जो सिर्फ हमारे उत्तराखंड में ही स्पेशली मिलता है ना, ये भी आपको पता है। तो इनको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज। समझ में आ गया ना। जैसे कि मैं बात करता हूँ साल की लकड़ी बनती है, उसके फर्नीचर बनते हैं, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। एंड वाइल्ड मैंगो, और जो आम के पेड़ होते हैं आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं जैसे कि जोन वाइज, तो आपको लीची के पेड़ देहरादून में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, हमारे पहाड़ की तरफ ठंडे इलाके में नहीं मिलेंगे। आम के पेड़ आपको इधर ही मिलेंगे हमारे वाले रीजन में। आप गांव की तरफ चले जाओ, ठंडा इलाका, वहाँ नहीं मिलेंगे। सेब आपको ठंडे इलाके में ज़्यादा मिलेगा, जोशीमठ के साइड, बाकी नहीं मिलेगा। तो इनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। आया समझ में, आगे ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब एक लाइन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट, ठीक है। तो न्यू स्पीसीज पे भी फर्क पड़ रहा है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। तो जैसे जैसे जानवर ये इंसान बढ़ते जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट और जो ये हैं एनिमल्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, वो इंडेंजर, खतरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस खतरे में। एग्जिस्टेंस की कल रहें या ना रहें, हो सकता है विलुप्त हो जाएं, विलुप्ति की कगारी पे जा रहे हैं, तो हमें उनको बचाना भी ज़रूरी है ना। क्योंकि हमारी अर्थ सबके लिए, एक भी चीज़ डिसबैलेंस हुई पूरा फ़र्क हम सबको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये वाला पैरा क्लियर करते हैं। स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन which are capable of interbreeding. This means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with other species. The member species have common characters. Species क्या होते हैं, जैसे कि सपोज करो हम बात करते हैं, तो हमारे मम्मी पापा से हम हुए, फिर हमसे हमारे बच्चे, तो हमारी एक ऑफ स्प्रिंग है जो कि स्पेसीज 1 to 1 ऑफ स्प्रिंग पे ट्रांसफ़र होती जाती है। तो ये होती है एक पर्टिकुलर स्पेसीज। इसी तरीके से अगर हाथी है, हाथी का बच्चा हाथी, उसका बच्चा हाथी, इस तरीके से एक स्पेसीज को हम कंसिडर कर देते हैं पूरी उनकी फैमिली को, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे।
तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। उनको प्रोटेक्शन देना है कि कोई उन्हें मारे ना। कोई बीमार हो गया उसका इलाज भी करते हैं, जैसे कोई हाथी अगर बीमार हो गया तो फॉरेस्ट रेंजर के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनका इलाज भी करते हैं। ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। इसी के साथ थोड़ी छूट भी गवर्नमेंट दे देती है, जैसे कि पीपल को जो वहाँ लोग रहते हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप जा सकते हैं कुछ एक एक्टिविटी करने से। अब जो गांव के लोग हैं वो घास काटने तो जाएंगे ही, अपने जानवरों को चराने भी जाएंगे, क्योंकि अपनी जीविका भी तो चलानी है उन्होंने। तो अब कुछ एक जैसे कि अब हमें अगर प्लांट जड़ी बूटियाँ चाहिए वो भी तो हमें वहीं से मिलेंगी दवाइयों के लिए, और लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, तो कुछ एक एक्टिविटी हम यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं इस एरिया को। जो वहाँ के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्हें अलाउ कर दिया जाता है, बाहरी लोगों को अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, वो भैया घास तो लाएंगे, है ना, लकड़ी भी लाएंगे जो गांव में रहते हैं, तो थोड़ा ये अलाउ हो जाता है। ठीक है, आगे। अब सम ऑफ द थ्रेटेंडेड वाइल्ड एनिमल, थ्रेटेंडेड मतलब जो विलुप्ति की कगार पे हैं, जो गायब हो रहे हैं, उनमें क्या क्या देखो। कुछ तो बहुत सारे जानवर तो हमारे अर्थ से गायब भी हो चुके हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो इसमें जैसे देखो हो गया हमारे पास एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल। घड़ियाल तो पता होगा ना आपको, वो भी कहाँ दिखता है, पहले कितने सारे दिखते थे। मार्स, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की तरह होता है घड़ियाल, उसकी लंबी चोंच रहती है। ठीक है, ये भी धीरे धीरे करके अब कुछ ही बचे हुए हैं। जैसे टाइगर का देखा आपने, बिल्कुल गायब हो गए थे टाइगर, है ना। तो ये सारे के सारे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। समझ गए होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, किन चीज़ों के लिए बना है, क्या क्या एक्टिविटी हम वहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जूज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, तो जूज में भी क्या है, वहाँ भी प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या आर्टिफिशियल सेटिंग। जैसे कि यहाँ पर हम इनके, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो अपना जीवन जी रहे हो, अपना खा रहे हैं। जो जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, वहाँ पर आर्टिफिशियल सेटिंग की जाती है। जैसे सपोज अगर मेरे को जू में पेंगुइन दिखाना है, तो उसके लिए मुझे सेटअप लगाना पड़ेगा, बर्फ़ वाले मशीन से बर्फ़ करनी पड़ेगी, आइस, तब वो बर्फ़ में रहेगा। अगर मुझे डॉल्फिन दिखाने तो स्पेशली एक पानी का टैंक बना, मतलब मैं आर्टिफिशियल सेटिंग कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे चिड़ियाघर, जू और वाइल्ड लाइफ नेचुरल, वहाँ नेचुरल सेटिंग है कुदरत की, यहाँ हम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे बढ़े, ये नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पार्क आपने पहले बायोस्फीयर पढ़ा, वाइल्ड लाइफ पढ़ा, अब राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, यहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, ये भी सेम उसी की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। दीज रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ हम सबको, जो भी उसके इकोसिस्टम के अंदर आ रहा है, जैसे कि वहाँ की ज़मीन, वहाँ की फ्लोरा मतलब प्लांट, वहाँ जानवर, फाउना, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, अगर कोई वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है, उस एरिया को मतलब प्रोटेक्ट करना है, ये नेशनल पार्क के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। कोई बहुत पुराना पेड़ है, वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर दिया। कोई बहुत पुरानी हवेली बनी है, घर बना है, वो प्रोटेक्ट कर दिया, है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे नेशनल पार्क के अंदर सारी चीज़ों को ले लेते हैं। ठीक है, म्यूज़ियम बना दिया नेशनल पार्क के अंदर, वहाँ घूमने के लिए फिर हमें दिखाया जा रहा है। इस तरीके से गवर्नमेंट की टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिलता है, उनको अर्निंग होती है ना। ये सब देखता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेंजर। ठीक है, देयर आर 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, एक मतलब ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है। जैसे यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, ये कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश में। देयर आर एविडेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन द इस जंगल। वहाँ जंगलों में अगर आप देखो तो चट्टानों में कुरेद रखे हैं कि पुराने ज़माने में इंसानों की तस्वीरें बना रखी हैं, तो देखो प्रिजर्व कर रहे हैं ना नेशनल पार्क में। ठीक है, रॉक पेंटिंग, पहाड़ों पे पेंटिंग कर रखी है। टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे तस्वीरें किस किस चीज़ की हैं, जैसे कि उस ज़माने में किस तरीके के लोग रहते थे, किस चीज़ को बढ़ावा मिलता था। तो हंटिंग करते हुए फ़ोटो वहाँ पे पहाड़ में कुरेद रखी है, पत्थर में बना रखी है, जो सदियों से आज तक चलती आ रही है। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की भी फ़ोटो है कि भाई ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे चलते थे। तो समझ में आ गया, नेशनल पार्क के अंदर हम सारी चीज़ों को कर देते हैं, फ्लोरा, फाउना और हिस्टोरिक चीज़ें। ठीक है,
अब यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की थोड़ी बात कर दें। वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर। अगर बोलो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे देश में भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट चलाया था। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव, उसके क्या ऑब्जेक्टिव रखे थे, क्यों? दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन कंट्री। आपको पता है एक टाइम ऐसा आ गया था जब हमारे पूरे भारत में लाखों, हजारों, लाखों बाघ रहते थे। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 एक साल पहले की बात बताऊं तो ओनली 1500 बाघ रह गए थे पूरे इंडिया में। और पूरे वर्ल्ड में तो बाघ कहीं कंट्री से गायब ही हो गए। तो देख रहे हो, बाघ भी जरूरी है ना, नहीं तो भाई हिरन हो जाएंगे, सारी घास खा देंगे, तो इकोलॉजिकल सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में काम करके आज हम इंडिया ने लेटेस्ट सर्वे, मैं आपको अप्रैल 2020 का सर्वे बता रहा हूँ, करंट सर्वे, कि आज हम पूरे विश्व में एक मिसाल बनकर उभरे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में हमने अपने जो लक्ष्य हमने रखा था वो हमने पहले ही 10 साल पहले ही, 5 साल पहले ही उस लक्ष्य को पा लिया। हमने सोचा था कि इतने सालों में इनकी जनसंख्या, बाघों की जनसंख्या आगे बढ़ाएंगे, और आज आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे इंडिया में 4000 से ज़्यादा बाघ हो चुके हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है ना। अगर उन वो भी गायब हो गए तो मैं बता रहा हूँ पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, सब बर्बाद हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि बाघ भी बचे। समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं भी बात कर रहा था ना टाइगर की, कि टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग। एक टाइम आ गया था जब टाइगर बिल्कुल पूरी तरह से धीरे धीरे करके क्या हो गए थे, डिसअपियर, गायब हो गए थे हमारे पूरे जंगलों से। नहीं तो पहले कभी इतने बाघ रहते थे कि भाई आवाज़ें आती रहती थी कि हाँ, गांव में अगर जो गांव के लोग हैं वो भी बोलते थे। कि अब धीरे धीरे अब आप पूछोगे तो भाई बाघ ही नहीं रह गए। जब बाघ ही नहीं रह गए तो आप बोलते हैं कि कोई भैंस वगैरह मरती है, कोई चीज़, जंगली जानवर, तो सड़ता रहता है, पूरी बदबू, वहाँ बीमारियाँ अलग। नहीं तो पहले बाघ खा। तो देखो किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ज़रूरत है इनको प्रोटेक्ट करने की। कहीं आप सोचोगे बाघ तो बेकार होता है, उसको क्यों बचाएं? उसको भी बचाना है। देख रहे हो, मैंने आपको बताया किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो सतपुड़ा जो टाइगर रेंज है आपके मध्य प्रदेश ने, इसने बहुत ही यूनिक काम किया है। यहाँ पर सबसे पहले टाइगरों की पॉपुलेशंस को बढ़ाने का काम चला, धीरे धीरे करके ये एक नेशनल इशू बन गया, और पूरे भारत ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हर स्टेट ने। और आज हमारे उत्तराखंड में भी कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो बाघ हैं, बंगाल की तरफ बंगाल टाइगर हैं, ये सारे के सारे अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस में। यहाँ पे जो बाघ रहते हैं उनके बच्चों का रेख देख, बाघ को कोई बीमारी हो गई, कहीं घाव हो गया, उनको इंजेक्शन लगा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ठीक है, जो एनिमल्स हॉस्पिटल्स रहते हैं, एनिमल डॉक्टर उन्हें देखते हैं। तो इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर करके आज हमने वो मुकाम हासिल कर लिया कि हमने बाघों की पॉपुलेशंस को मेंटेन कर लिया है फिलहाल। अब यही हम आगे बढ़े। ये तो मैंने बात करी टाइगर्स की, और भी एनिमल्स हैं, द एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका नंबर धीरे धीरे एकदम गायब होता जा रहा है और फेस एक्सिस्टेंस, और वो क्या झेल रहे हैं, विलुप्ति की कगार पे, कि एकदम अचानक गायब हो जाएंगे। तो वो क्या है, उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, इंडेंजर्ड एनिमल में कौन से जानवर आ गए जो धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो कभी किसी टाइम पे कितने सारे क्राउ, कौवे कितने सारे दिखते थे। अभी देखे आपने कौवे, गिद्ध, वल्चर, आपके ईगल आसमान में उड़ते रहते थे, तो कोई भी, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट को फ्री क्लीन क्लीन करते हैं एयर को, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होते। कोई भी चीज़ मरती थी वो तुरंत आते थे, उसको खाते थे, साफ कर देते थे, क्लीन एयर। अब वही नहीं रहेगा तो सड़ता रहता है, उसमें से बैक्टीरिया, जानवर, इतनी बीमारियां अलग, है ना। तो देखो आज बिल्कुल वल्चर तो गायब ही हो चुका है। आप पहले आसमान की तरफ घूमते हुए दिख जाते थे गोल गोल, जब मैं छोटा था मैंने बहुत देखे हैं। अब अगर मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो एक भी ईगल और एक भी वल्चर, क्राउ, पहले काँव काँव करते हुए दिख जाते थे। ठीक है, अब वो हमारे आते हैं ना घर की, जिसको हम घिंडुली बोलते हैं, छोटी सी चिड़िया, वो भी गायब हो रही है। तो हम उनको, बहुत ज़रूरी है बचाना। वो गायब हो रहे धीरे धीरे करके, उनका फ़र्क इफ़ेक्ट हम पे भी पड़ेगा। तो इन जो स्पेसीज जो गायब हो रही है उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल। समझ आ रहा है? डीप में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कोर्स और हमारे से ही रिलेटेड है। बारहसिंगा देखो, ये तो हमारे उत्तराखंड में कई जगह, ये भी धीरे धीरे करके इंडेंजर्ड एनिमल में अब कहाँ देखने को मिलता है। इसके सिंग के लिए लोगों ने इसका शिकार करना शुरू करा, अरे बिल्कुल विलुप्ति के कगार में चला गया, है ना। तो एनिमल हैज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कुछ एक को नहीं कर सकते क्योंकि
उनके हैबिटेट को हमने नुकसान पहुंचा दिया तो उनको बचा भी नहीं सकते, लेकिन कुछ एक को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से, नेशनल पार्क, अभी हमने पढ़ा था ना वाइल्ड लाइफ में क्या क्या था। अब यहाँ देखो, नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ग्रेजिंग, घास काटना या अपने गायों को चराने ले जाना, पाउचिंग, शिकार करना, हंटिंग करना, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, किसी एनिमल को पकड़ करके अपने घर लेकर के आ जाना, और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी काटना, ये और मेडिकल प्लांट, जैसे वहाँ पे चले जा रहे थे ना हम कोई भी जड़ी बूटी लेने के लिए, ये यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेशनल पार्क में ये सारी चीज़ें प्रतिबंध, अगर ऐसे देखते हुए पकड़े गए ना सीधा जेल। और सबसे सबसे जो कहते हैं स्ट्रिक्ट लॉ, सबसे कठोर कानून वन विभाग के हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ध्यान रखना। कभी वहाँ पर अगर फिशिंग करते हुए भी पकड़े गए इनफैक्ट नदी में, जो कि बोले कि हमारे घर के हमारे गांव के आगे की फिशिंग है, नदी है, वो भी वायलेशन ऑफ लॉ है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी भी है ना, अगर बचाना है तो, समझिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझाई जा रही है कि बात बड़े की नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एनिमल आर मच मोर इन डेंजर, कौन से वाले, जो छोटे हैं बजाय बड़ों के, बड़े जो हैं उनसे ज़्यादा नुकसान विलुप्ति की कगार में तो पहले छोटे जंगली जानवर जा रहे हैं बेचारे, वो तो कब के गायब भी हो चुके हैं आधे से ज़्यादा। जैसे कि एट ए टाइम एक समय था कि हम क्या मारते थे, वी किल स्नेक्स, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स, चमगादड़, आउल, रूथलेसली, अंधाधुंध शिकार करते थे, सांप मार दिए, फ्रॉग्स मार दिए, विदाउट रियलाइजिंग, बिना ये जाने कि इनकी इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग अवरसेल्फ, उनको मार के कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बताया ना हम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वो भले ही साइज में छोटे हैं, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर, लेकिन इकोसिस्टम में उनके योगदान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। छोटे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इकोसिस्टम में उनका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, क्यों, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन, आपने फूड चेन कई बार पढ़ी होंगी साइंस में, एक पे डिपेंड, दूसरा दूसरे पे डिपेंड, तीसरा, इस तरीके से फूड चेन है, सप्लाई, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम, एक दूसरे पे डिपेंड। अगर एक भी कड़ी आप इसको नुकसान पहुंचा दोगे तो चेन यहीं टूट जाएगी। चेन टूटना मतलब समझ गए ना, नुकसान, इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ all the plant, animal, microorganism area along with non-living components such as climate, soil, river, desert। तो मैं फिर यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर करूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं। लिविंग में जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और नॉन लिविंग में क्या आ जाते हैं, नदी, पहाड़, ठीक है, ये सारे के सारे, ये सब मिला करके लिविंग नॉन लिविंग, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं इकोसिस्टम। समझ गए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेड डेटा बुक। ठीक है, अब ये बुक क्या है, रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। ये वो बुक है जिसमें कि उनका रिकॉर्ड रखा जाता है जो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, या गायब होने वाले हैं, या गायब हो चुके हैं, दोनों का डाटा रखा जाता है। कौन से प्लांट और एनिमल गायब हो चुके हैं, कौन से गायब होने की कगार पे हैं। ठीक है, ये डेटा दोनों लेवल पे मेंटेन किया जाता है, इंटरनेशनल और नेशनल। जैसे कि इंडिया भी अपना रेड डाटा बुक रखती है कि हमारे इंडिया से कौन कौन से चले गए, और एक रिकॉर्ड इंटरनेशनली भी रखा जाता है। तो कुल मिला करके ये चीज़ जानना जरूरी कि रेड डाटा बुक एक्चुअल में है क्या। ठीक है, यहाँ क्या रहता है, मैंने बताया इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट की रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रिकॉर्डिंग उसमें नोट की जाती है। समझ में आया होगा। माइग्रेशन, ये क्या है माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब जैसे कि नेम से ही लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम बोलते हैं माइग्रेट। ये जरूरी भी होता है। जैसे मैं ये वाला पैरा उठाता हूँ, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। देखो क्लाइमेटिक चेंज से मतलब यहाँ कोई वैसे वाली चेंजेस नहीं है जो कि डेंजर हो। यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज से ऐसा होता है, जैसे कि मैं अपने इंडिया की बात करूँ तो हमारे इंडिया में भी जैसे कि चंडीगढ़, हिमालय में साल में एक बार ठंडियों के मौसम में, या कुछ पक्षी, कुछ बर्ड्स गर्मियों के मौसम में थाउजेंड्स और किलोमीटर ट्रैवल करके, साइबेरिया से पता नहीं कौन सी कंट्री से ट्रैवल करके इतने
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ आते हैं, यहाँ अपने अंडे देते हैं। और कुछ पक्षी बर्ड्स यहाँ से जाते हैं ट्रैवलिंग करके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर, वहाँ जो कि क्योंकि क्लाइमेट हो सकता है वो ठंडा इलाका है, वहाँ गर्मी आ गई तो उड़ते हैं और ठंडे इलाके की तरफ, नहीं तो वहाँ तो मर जाएंगे। तो इस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। समझ में आया ना? आगे पढ़ते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अंडे जहाँ उनके अच्छे से बच्चे पैदा निकल जाए अंडों से, वहाँ ये अपने लेइंग एग अपने अंडे देते हैं। बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। ठीक है। बर्ड्स हु कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। ऐसी बर्ड्स जो बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। देखो यहाँ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या है, इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो सबसे पहले देखते हैं कि पेपर के ऊपर बात क्यों हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो, द पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स। पहले तो हमें बताया जा रहा है कि एक पेपर को 5 to 7 टाइम्स किया। एक लाइन ये वाली छूट गई, हाँ ये देख रहा था मैं। 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। देखा, 17 हरे भरे 17 पेड़ों से मिल करके 1 टन, 1 टन 100 kg आपको क्या मिलेगा? पेपर। तो कुछ देखने को मिला आपको, मतलब प्लांट से ही पेपर बन रहे हैं ना। और देखो मतलब आपकी जो एक कॉपी है कहीं ना कहीं वो एक पेड़ के नुकसान से आपको कॉपी मिली है। तो हम उसको ऐसे नहीं कि एक ही बार यूज़ करा या पूरी उसके स्पेस को यूज़ नहीं करा और एकदम फेंक दिया, नहीं, आपने पूरा उसको यूज़ करना है, ये आपको यहाँ से बताया जा रहा है। अब पढ़ते हैं अपने पैरा की तरफ। दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। एक पेपर को 5 से 7 बार इस्तेमाल किया जाता है। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, अगर हर बच्चा एक दिन में एक पेज बचाता है, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। तो हम पूरे साल में बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। हम उसको बचा भी सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज, इससे हम सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचा रहे बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन केमिकल मेकिंग विल बी ऑल्सो रिड्यूस। आप पेपर बचाने के साथ साथ उनमें इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको भी रोक रहे हो। अब वो ज़्यादा नहीं बनेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे ना पेपर बनाने के लिए, जब आपने पेपर कम यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसीलिए आजकल हम बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करते हैं। बैंक्स में चले जाओ, ठीक है, नो पेपर, पेपरलेस कैश वहाँ पे लिखा रहेगा, कोई कागज़ नहीं। ठीक है, तो ये क्या है आपके, जितना आप एटीएम वगैरह यूज़ करो, पेपरलेस करो, तो उतने आप पेड़ को भी बचाओगे। तो वहाँ पे पेड़ बना रहता है एटीएम के सामने और वहाँ पे लिखा रहता है पेपरलेस कैश ट्रांसफ़र। आप बैंक में जाओगे आपको जगह जगह ये फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात होगी रिसाइकलिंग की। लास्ट पैरा हमारे चैप्टर का रीफॉरेस्टेशन। अब अभी तक मैंने डिफॉरेस्टेशन कंसिक्वेंसेज इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब रिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे कैसे रिफॉरेस्ट हो जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा हो जाता है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों का लगाना। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। नए पेड़ पौधे लगा करके हम जो उनको नुकसान है उसकी भरपाई कर सकते हैं। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी द सेम स्पेसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। उसी की तरह होने चाहिए जो वहाँ पनपे। वैसे नहीं कि कोई भी आपने वहाँ प्लांट लगा दिया जो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तो नहीं, ऐसा प्लांट होना चाहिए, ऐसी स्पेसीज होनी चाहिए जो वहाँ सर्वाइव कर सके। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। जितने पेड़ पौधे हम एक तरफ से काट रहे हैं ना, तो उतने ही प्लांटिंग हमें दूसरी तरफ करनी बहुत ज़रूरी है। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो। कई बार तो ये नेचुरली भी हो जाता है, बस ये कि आप वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अपने आप भी हो जाते हैं ना पेड़ पौधे, लेकिन ये एक शर्त है कि हम वहाँ डिस्टर्ब नहीं करें उन्हें। कहीं पता चला कि हम वहाँ पे फैक्ट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो जो प्लांट हो रहे हैं छोटे छोटे उन्हीं को उखाड़ दिया, तो ये भी है। ठीक है, ऑल्सो इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। कई बार तो ऐसा होता है जहाँ पेड़ पौधे नहीं, अगर उसको छोड़ दो, कुछ मतलब वहाँ कुछ भी आवाजाही मत करो, तो भी ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस से वहाँ क्या हो जाती है,
रिफॉरेस्टेशन प्लांट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ की हम ये कह सकते हैं यहाँ कोई भी रोल नहीं है ह्यूमंस का, ये भी हो जाता है, बस शर्त वही है कि लेफ्ट अनडिस्टर्ब। समझ रहे हो? वी हैव ऑलरेडी कॉजेज ट्रेमेंडियस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट, हमने पहले ही इतना डैमेज, इतना नुकसान अपने जंगलों को दे दिया है। इफ़ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटेशन मोर ट्रीज इज ओनली वन ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हरा भरा, हरी वेल्थ मिले, हरी भरी स्वच्छ क्लीन एयर मिले, तो ये बहुत प्लांटेशन ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो ये सब कर सकता है। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ हमने सारी चीज़ें पढ़ी। इसी के साथ ही मैं विकास सर, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बोर तो नहीं हुए ना आप लोग? चलिए, इसी के साथ में विकास सर, ओके, बाय क्लास।